नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर 170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री धामी ने 11 विभागों से 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 5 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है। सीएम ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वे कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे। तो देखिए, नियुक्ति पत्र बांटती हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और नियुक्ति पत्र बांटते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से ये अपील भी की है कि देखिए, जिस भी क्षेत्र में आपको ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, उस क्षेत्र में आप अपने जो है पूरे जोश के साथ काम करें। और बढ़ते आगे, जहां 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किए गए प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस हस्त पुस्तिका का भी विमोचन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि नए कानूनों में जो भी प्रावधान किए गए हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही अन्य दल और जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। मंगलौर चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है। बीजेपी सीधा सत्ता और सरकारी मशीनरियों को दुरुपयोग कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर में अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम प्रधान, बीटीओ मेंबर, जिला पंचायत के मेंबरों को धमकाने का काम किया है। नहीं, देखिए, बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और वो साम दाम दंडभेद कर रही है और मंगलौर में निश्चित रूप से सत्ता का खुला नाचा नंगा नाचन वो कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और अधिकारियों को, कर्मचारियों को, ग्राम प्रधानों को, बीडीसी मेंबरों को, जिला पंचायत के मेंबरों को धमकाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शराब और पैसे का खुलेआम उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगह पर, और सरकार के संरक्षण में शराब परोसी जा रही है। सरकार के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में शराब परोसी जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद आज सभी सांसदों ने संसद भवन में शपथ ले ली है। तो वहीं संसद में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। और इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये इनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि राहुल गांधी को जो है बदनाम करने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए और जिस आदमी से बीजेपी और आरएसएस इतना घबराती है, उसका नेता प्रतिपक्ष बनने से देखिए ये संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयां होंगी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस पर चिटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस में उत्साह होना स्वाभाविक है, क्योंकि 10 साल बाद इस स्थिति में आ गए हैं कि अपना नेता प्रतिपक्ष खड़ा कर सके। लेकिन करण माहरा से जब पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए क्या योगदान दिया।
देखिए, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। राहुल गांधी जी की जो शख्सियत है, जिनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी इमेज खराब की ना, उस आदमी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो वो पहली उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें जो उनका कलेवर था, जो वो उनका एक रंग निखर के बाहर आया, और वो जो जनता के बीच में वो पैदल चले, जान को खतरे में डालकर। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकानें और जो देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए जो कवायद चल रही थी इस देश में, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने भरसक मेहनत की और लोगों को इसके लिए कन्विंस किया। और आज वो नेता, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निष्कासित ही नहीं किया, उनके बयानों को, उनको बोलने से मना करने के साथ साथ उनके मकान को भी आनन फानन में खाली कराने के निर्देश दे दिए, जो एक मिसाल है इस देश में। देखिए, कांग्रेस में उत्साह होना स्वाभाविक है कि 10 साल बाद वो इस स्थिति में आ पाए हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष अपना खड़ा कर पाए, 54 की संख्या से ऊपर वो जा पाए। लेकिन करण मेहरा से ये पूछिए आप लोग कि उनका उसमें योगदान क्या है। अगर आज कांग्रेस वहां पर अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाई है, ये उनके लिए उत्साह का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें उत्तराखंड ने की कांग्रेस ने क्या योगदान किया, वो पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और तब आगे बात करें। जिन लोगों के कारण वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए, वो तो एक बार उनको ठीक है, उत्साह में रहेंगे, स्वाभाविक बात है। उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बनना ही बहुत बड़ी बात थी। वही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शांता शाह गैंगरेप हत्या मामले में बयान देते हुए कहा है कि हरिद्वार जैसे जिले में यह घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। हरिद्वार की पहचान एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में है, यहां इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इस मामले में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी ने भी जब इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आरोपी का नाम सामने आते ही पार्टी ने कार्रवाई करते हुए आदित्य सैनी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि हरिद्वार जैसे जनपद में इस तरह की घटनाएं वो ज्यादा निंदनीय हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक धार्मिक पहचान है इस जनपद की। देखो, पार्टी ने, देखो उसका नाम आया, पार्टी ने तत्काल उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और पुलिस अपना काम कर रही है। जो हरीश रावत जी पहुंचे, यशपाल आर्य जी पहुंचे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई नेता पहुंचा ही नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है कि परिवार। सारे लोग हमारे वहां पर कार्यकर्ता लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जय भगवान सैनी हैं, तमाम लोग वहां पर हैं। वहां पर जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं गांव के, वो उन परिवारों से मिले हैं। मैं समझता हूं कि हम सब उस शोक संतप्त परिवार के साथ में हैं। वहीं कार्बन उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि कई समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह इसको लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा है कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्बन की उत्पादकता को कम करना है, जो कि प्राकृतिक रूप से वन प्रबंधन और कृषि प्रबंधन से हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी स्कूल और एडवांस्ड स्टडीज के लोगों ने कार्यशाला में लंबा व्याख्यान दिया और सभी वन अधिकारी दूसरे इससे जुड़े हैं, जिसे देखिए क्लाइमेट चेंज की पहल से हमारा योगदान और अधिक बढ़ सके। देखिए, आज जो वर्कशॉप था, ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में, और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की तरफ जो कदम है, उसमें से कुछ कदम हैं जो कि प्रकृति आधारित हैं। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें।
वही कांवड़ यात्रा 23 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसकी तैयारी को लेकर एसपी देहात लोकजीत सिंह अलर्ट नजर आ रहे हैं। एसपी लोकजीत सिंह ऋषिकेश के बार धाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय पर देखिए यहां पर पहुंचे हुए और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा और तैयारी को लेकर चर्चा की। बैठक में कई अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए 23 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके तैयारियों को लेकर देखिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब न हो, इसके लिए चारधाम यात्रा के तहत देखिए कांवड़ यात्रा को सजग रूप से बनाने के लिए तैयारियों को जायजा लेने के लिए प्रशासन लगातार जो है अलर्ट मोड पर है, जिसके साथ देखिए अधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें चल रही है और बैठकों में देखिए तमाम बातों की भी चर्चा की जा रही है ताकि कांवड़ यात्रा को सुगमता के साथ देखिए सफल संचालन उसका हो सके। वही एनएच 58 पर बागवान ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड पूर्ण सिंह ने सूचना दी कि बागवान के पास 2 वाहनों की टक्कर हो गई है, जिसमें काफी लोग घायल हो गए हैं। वही सूचना पर थानाध्यक्ष टीम के साथ बागवान घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर चौकी बागवान का फोर्स मौजूद रहा। पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि बोलेरो सवार ऋषिकेश से जो है श्रीनगर की तरफ जा रहे थे और तभी बोलेरो और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इसी के साथ 6 अन्य लोगों की भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है और इलाज के दौरान आपको बता दें कि डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित भी कर दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बेहद दुखद खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई है और देखिए भिड़ंत ऐसी थी कि जहां पर तमाम लोग घायल हो गए। हालांकि घायलों को देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है, लेकिन घायलों में से एक की देखिए मौत हो गई है, क्योंकि बेहद दुखद सड़क हादसा ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 वाहन आपस में टकरा गए। क्या कुछ कारण था वाहनों का टकराने का देखिए फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि क्या कुछ इसके पीछे कारण था, क्या ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ या फिर स्पीड तेज थी क्या, या फिर ट्रैफिक से संबंधित कोई जो है समस्या थी, क्या कुछ समस्या थी। देखिए इस कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई है। दोनों वाहनों में ही तमाम लोग सवार थे और देखिए टक्कर होने के बाद से यहां मौजूद लोगों ने देखिए गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि मौके पर ही सूचना दी गई पुलिस को और आनन फानन में पुलिस पहुंची। जो भी गंभीर रूप से घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आपको बता दें कि उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन इलाज के दौरान ही एक व्यक्ति जो कि ज्यादा गंभीर रूप से घायल था उसकी मौत हो गई। ये दुखद खबर आपको बता रहे, एक मौत की जो है मौत हो गई है और इसी के साथ ये बड़ा दुखद घटना सामने आई है। वही स्वास्थ्य विभाग के रेफरल नीति अपनाने को लेकर देहरादून के दून अस्पताल एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक्टिव मोड में काम की तैयारी में है। और इस बात को लेकर देखिए दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि अस्पताल में अगर किसी बीमारी के लिए सुविधा है तो किसी भी मरीज को उनके कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीक के दूसरे अस्पताल में अगर मरीजों को रेफर किया जाता है तो उस अस्पताल से समन्वय बनाकर और दस्तावेजों पर किसी सीनियर डॉक्टर के साइन के बाद ही मरीजों को रेफर किया जाएगा। देखिए उसमें जो रेफरल नीति है इसके अंतर्गत एक तो मरीज को अनड्यू रेफर नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे मरीज अपनी डिमांड भी रखते हैं कि हमें रेफर कर दिया जाए। अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है तो वो ऐसे में रेफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ सुविधा ना होना या डॉक्टर का उपलब्ध ना होना उस केस में रेफर किया जा सकता है। ऐसे में जहाँ रेफर किया जा रहा है अगर वो उसी एरिया का अस्पताल है तो फिर ऐसे में एक समन्वय बनाकर ही कि वहाँ बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तभी वो रेफर किया जाएगा और हमेशा सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के साइन के साथ ही रेफर किया जाएगा।
वहीं ऋषिकेश एम्स के स्टाफ पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह स्कूटी के आसपास खड़े वाहनों को साइड करके आग की चपेट में आने से बचाया गया। स्कूटी में आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश के एम्स की, जहां पर एम्स के बाहर जो पार्किंग है, पार्किंग में देखिए तमाम गाड़ियां लगाई गई हैं और इसी के साथ साथ देखिए स्कूटी में अचानक से आग लग गई। हालांकि देखिए मौके पर ही स्कूटी के पास आसपास जितने भी वाहन खड़े थे सबको जल्दी से हटाया गया ताकि वो आग के चपेट में न आ जाए। हालांकि ये आग कैसे लगी, फिलहाल इसका कारण अब स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसका कारण का पता लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऋषिकेश के जो एम्स है, एम्स के बाहर जो स्टाफ पार्किंग है वहां स्कूटी लगी थी। स्कूटी के साथ साथ तमाम वाहनों को भी देखिए कतार में लगाया गया है। हालांकि स्कूटी में आग लगने की ये खबर आपको बता रहे हैं। वहीं मानसून की पहली ही बारिश के बाद जनपद पौड़ी में NH 534 पर मलबे में एक मैक्स दब गई है, जबकि बारिश के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 5वें मिल के पास हुए इस हादसे में 3 लोगों को चोट आई है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है। वहीं SDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो देखिए, एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश तमाम लोगों के लिए भी देखिए आफत बनकर सामने आई है। बारिश की वजह से देखिए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, कई जगह जलमग्न हो गए हैं। रास्ते में जहां गड्ढे वो गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे और इस वजह से देखिए लगातार सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। और इस बीच देखिए ये एक हादसा सामने आया है जिसमें देखिए 3 घायल हो गए और फिलहाल एक लापता है और इसकी देखिए जांच पड़ताल पुलिस हर तरीके से कर रही है। और बारिश की वजह से देखिए लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। घटना तो ये है कि जैसे यहाँ से सूचना मिली तो हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। तब तक मलबा काफ़ी आ चुका था यहाँ पे। जो गाड़ी में एक ड्राइवर था, ड्राइवर तो पहले निकल चुका था, वो दूसरी गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए चला गया। 2 लोग जो इंजर्ड थे वो लोग यहाँ से निकल के उसको लेके और यहाँ पे तक रख दिया था। तब तक एम्बुलेंस आई हमारे साथ ही, फिर एम्बुलेंस में उसको भेज दिया नीचे। तो वो बता रहे हैं कि इसमें 3 आदमी तो हम आ गए, लेकिन एक आदमी की और बता रहे हैं कि एक आदमी और हो सकता है। उसमें कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है। वहीं मंगलौर उपचुनाव के चलते मंगलौर विधानसभा के गांव नारसन ग्राम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नारसन के लोगों के वो आभारी हैं जिन्होंने उन्हें यहां से वोट देकर सांसद बनाया और उन्हें उम्मीद है कि इस बार करतार सिंह भड़ाना को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। सब कार्यकर्ताओं पर यहाँ की जनता का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने लोकसभा के लिए यहाँ से मुझे अपना सांसद बनाने के लिए वोट डाला है। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है, जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का कि यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन लगेगा। जी हाजी काजी के अब तक जो यहाँ पर विधायक हाजी जीतने वाला है न काजी। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि मानसून को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वही प्रदेश में SDRF ने जो है तैनाती की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 60 उप टीमों ने कई स्थानों पर मोर्चा संभाला है। बादल फटने को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अतिवृष्टि भूस्खलन पर अलर्ट जारी है। 2 टीमें बैकअप के लिए रखी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी की गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर अगर जिक्र कर ले या फिर अन्य चीजों को लेकर जिक्र कर ले तो देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ रहा है, क्योंकि देखिए कई बार बादल फटने की भी खबरें सामने आती है और कई बार भूस्खलन की भी खबरें सामने आती है और इस चीज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
वही चुनाव करीब आते आते तमाम दलों के नेता अब जगह जगह जनसभाएं कर लोगों से अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मंगलौर विधानसभा के गांव लिब्रेहड़ी में और लहबोली में जनसभाएं कर बसपा प्रत्याशी मोंटी को जिताने की बात कही है और इस दौरान सभी नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के बाद 10 तारीख के बाद वापस हरियाणा लौट जाएंगे। में 2022 में, क्योंकि भाजपा के पास तो प्रत्याशी भी नहीं था। भाजपा वाले तो प्रत्याशी हरियाणा से लेकर के आए, जो हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से 10 तारीख को वापस चले जाएगा। और रही बात कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। उन्हें मालूम था कि यहाँ पर उनके सरबत करीम जी के बेटे को टिकट दिया गया है, जिनको हक बनता है समाज ने और यहाँ बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों ने। और एक प्रत्याशी तो हवाई प्रत्याशी हो, जहाज वाला हो, जहाज में चले जाएगा। दूसरा जो प्रत्याशी है वो बाहर का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं कहीं प्रदेशों का प्रभारी है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन, माननीय विधायक जी, प्रभारी जी, हम लोग। अच्छा, ये मैं यही कहना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी की टीम बहुत मजबूत है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है और ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है तो बहुजन समाज पार्टी की रहेगी इंशाल्लाह। आज जो सभा हुई है कहीं ना कहीं भारी प्रत्याशी बताया गया दोनों को, तो किस तरह से भारी प्रत्याशी बताया गया दोनों प्रत्याशियों को, कांग्रेस के और भाजपा। देखिए वो जग जाहिर है, आप उन। वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है, राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। है कि कोई भी व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर, कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं अपने। वहीं मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर में जो है सोलवल्दी नदी में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली सोलवल्दी पूर्वी क्षेत्र में भी सोलवल्दी नदी उफान पर आ गई है। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया है कि इसका जलस्तर नदी के पास में ही रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों को अपने चपेट में ले लिया है। और ऊपर के साल भी ऐसी हुआ है, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अब भी आया है, ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। बारिश में ऐसा हो गया हमारा, ये जो भी हुआ है पहली बारिश में हुआ है। कहाँ आ गया, ऊपर तक आ गया था पानी? हाँ, यहाँ तक आ गया था, ये पूरा भर गया था। तो क्या करा, गांव वाले डर गए थे पूरे? सभी डर गए थे, सभी इधर उधर भागने के लिए तैयार हो गए, अपने अपने कपड़े सब उठाने लग गए थे। और क्या कर सकते हैं, गरीब हैं हम, हमारा सुनवाई कोई नहीं ले रहा अभी, और क्या कर सकते हैं हम सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन सिंह थापा है और मैं सावलदे में रहता हूँ। तो अधिकतर क्या है कि हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बना है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज। हाँ, ये सावलदी पुल का प्रश्न है। पिछले साल ही मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एसडीएम साहब द्वारा भी गया था, माननीय मंत्री द्वारा भी किया था। और आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टिमेट भेजी गई है। माननीय जिलाधिकारी मोदी द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा की दृष्टि से उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2025 तक बढ़ गया स्मार्ट सिटी
का कार्यकाल। जी हां, केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट की बढ़ाई टाइमलाइन। मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है ये टाइमलाइन, जहां आवास शहरी मंत्रालय ने जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रीन बिल्डिंग और अन्य योजनाओं का भी काम पूरा हो गया है। प्रस्तावित स्मार्ट रोड का कुछ कार्य जो है बचा है, उसे भी पूरा करने के लिए काम लगातार जारी है। वहीं चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट पर भी कार्य हो रहा है। सीवर लाइन का भी कुछ काम बाकी था, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो मार्च 2025 तक के लिए टाइमलाइन बढ़ा दी गई है, जिसमें आवास शहरी मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। ग्रिल बिल्डिंग की भी देखिए तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हुए टाइमलाइन बढ़ा दिया गया है, यानी 2025 तक बढ़ गया है स्मार्ट सिटी का टाइमलाइन। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है उसे बढ़ा दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।